नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम अपना जो है सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस सीरीज़ में मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास 11th और 12th की फ़िलहाल और उसके बाद बाकी क्लासेस को भी लेकर आएंगे। इन दो कक्षाओं की हिंदी और इंग्लिश में जो हमारी किताबें हैं, चाहे वो रीडिंग हो या सप्लीमेंट्री हो, इन किताबों में जो भी कविताएँ, जो भी कहानियाँ हैं, उनका संक्षिप्त सार लेकर, उनकी समरी लेकर हम आपके बीच में आएंगे। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की जो पहली बुक है हिंदी की, अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 में जो कविताएं हैं, उस कविताओं में से हम जो पहले कवि हैं, कवि जयशंकर प्रसाद, उनकी कविताओं को लेकर आ रहे हैं। इनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको जयशंकर प्रसाद जी की कविता को समझ पाने में और उनको इस कदर समझ पाने में कि आपसे इस कविता से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए या किसी भी तरह की आपसे सप्रसंग व्याख्या या काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आप उसका उत्तर बड़े ही सटीक शब्दों में दे सकें, बड़े ही कुशलता से दे सकें। इस उम्मीद और आशा के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की पहली कविता देवसेना का गीत। तो देखिए, देवसेना का जो गीत है ये जयशंकर प्रसाद जी के एक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त जो नाटक लिखा जयशंकर प्रसाद जी ने, स्कंदगुप्त की अगर नाटक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ स्कंदगुप्त जो है, इसमें स्कंदगुप्त का जो पूरा नाटक है उसमें स्कंदगुप्त इस नाटक का जो है मुख्य किरदार है। और इस समय होता ये है कि मालवा के राजा बंधु वर्मा पर जो है हुणों का आक्रमण करता है और जो आर्यव्रत है उस पर संकट मंडरा जाता है। इस समय जो बंधु वर्मा की बहन है देवसेना, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि उनके सभी भाई बांधव यानी जो बंधु वर्मा और इत्यादि जो लोग हैं वो इस आक्रमण में मारे जाते हैं। जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उससे अपने प्रेम का प्रणय निवेदन करती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो हैं वो धन कुबेर की बेटी विजयलक्ष्मी से प्रेम करते हैं और इस वजह से देवसेना के प्रणय निवेदन को, प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। एक तरफ देवसेना के जो परिवार के जो लोग हैं, जो भाई बंधु हैं, वो मारे जाते हैं और दूसरी तरफ जिसकी उम्मीद में, जिसकी आशा में, जिसके प्रेम के सहारे देवसेना जीना चाहती हैं, वो भी उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है, स्कंदगुप्त ठुकरा देता है। और इस तरह देवसेना के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयाँ, केवल पीड़ा, दुख, तकलीफ का जो अनुभव देवसेना कर रही है, उस सब को इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने संजोने की, पिरोने की कोशिश की है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता देवसेना का गीत। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कविता देवसेना का गीत। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना कहती हैं आह वेदना मिली विदाई, यानी जीवन की अंतिम घड़ियों में, जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना को जिन पीड़ाओं का, जिन दुखों का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर देवसेना बड़ी ग्रस्त हैं, बड़ी दुखी हैं। और कहते हैं आह वेदना मिली विदाई, यानी जीवन के अंतिम घड़ियों में जो वेदनाएं, जो कठिनाइयाँ देवसेना को झेलनी पड़ रही हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना कहती हैं कि मैंने भ्रम में पढ़कर, किसके भ्रम में पढ़कर? स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में पढ़कर मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त के प्रेम के चक्कर में मैंने जीवन भर की जो संचित जो कमाई थी, जीवन भर की जो भी अपनी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो भी इज्जत कमाई थी, वो सब गवा दी, वो सब जो है खो दी। किसके कारण? केवल और केवल स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में पढ़कर। अगली पंक्तियां इस तरह से हैं। छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। कहती है देवसेना कि जीवन का जो पूरा दौर रहा है, जीवन की जो पूरी यात्रा रही है, वो इस तरह गुजरी है, वो इस तरह बीती है कि जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल किस तरह बीता कि आंसुओं के टिप टिप के साथ, आंसुओं के बरसात के साथ बीता है। छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। मेरी जीवन यात्रा पर जो निर्वता है, जो मनुष्यत है, जो अभाग्यता है, वो हमेशा जीवन के साथ साथ चलती रही है। मेरी जीवन यात्रा पर जो कह सकते हैं दुर्भाग्य है, वो हमेशा साथ साथ चला है, साथ साथ रहा है। तो पंक्तियां कुछ इस तरह से थीं। छल छल थे संध्या के शमकण,
आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। अगली पंक्ति में देवसेना कहती हैं, शमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देवसेना उस समय की बात कर रही हैं कि जब देवसेना के भाई बांधव मारे गए थे। देवसेना जो है के प्रेम को स्कंदगुप्त भी ठुकरा चुका था और देवसेना अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चली थी। अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम घड़ियां गिन रही थी, अपनी मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी। उस समय क्या होता है कि स्कंदगुप्त एक बार फिर आकर देवसेना के सामने प्रेम प्रस्ताव, प्रणय निवेदन रखता है। लेकिन देवसेना को उस समय जो एहसास होता है, उस समय उसे जो महसूस होता है, उसकी बात देवसेना इस पंक्ति में कर रही है कि शमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, कि जिस तरह किसी थके हुए, किसी भी जो है बिल्कुल हारे हुए किसी पथिक मतलब किसी राहगीर को जब किसी पेड़ की ठंडी छांव में गहरी नींद आ जाती है, गहरा जो है उसे मतलब बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आश्वस्त हो जाता है, उस समय अगर किसी उस पथिक को कोई व्यक्ति विहाग की तान सुनाकर, दुख की तान सुनाकर, पीड़ा की तान सुनाकर जगा देता है, कुछ ऐसा महसूस हुआ देवसेना को तब कि जब देवसेना पूरी तरह से निराश हो चली थी, पूरी तरह से जीवन से हार चुकी थी और अपने जीवन से उसे किसी तरह की आशा, किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस समय स्कंदगुप्त उनके पास वापस आता है, जिससे कि प्रेम में उसने जीवन भर का अपना सब कुछ गवा दिया, अपना सब कुछ खो दिया। स्कंदगुप्त उसके पास वापस आता है और उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, प्रेम प्रणय निवेदन रखता है। तो देवसेना के मन में खलबली, अकुलाहट, उत्सुकता जगा देता है। तो पंक्तियों को इस तरह कवि ने लिखा, शमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, यानी किसी सोए हुए, थक कर सोए हुए राहगीर की जो मतलब नींद है, जो उसकी कह सकते हैं कि जो आस है, गहन विपिन की तरुछाया में, किसी घने पेड़ की छांव में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, जो पथिक जो हार कर सोया हुआ है उसकी नींद में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। ये आभास हो रहा है देवसेना को जब स्कंदगुप्त उसके पास वापस आया। अगली जो पंक्ति जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, लगी शतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। देवसेना कहती है कि वो समय, वो काल कि जब देवसेना के भाई बंधु मारे गए थे और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसके सामने प्रणय निवेदन रखा। ऐसे समय में किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की को जो दुनिया देखती है, कितनी शतृष्णा भरी आंखों से, नज़रों से देखती है, कितनी चुभती हुई नज़रों से देखती है, उसकी इस बात देवसेना कर रही है। और किस तरह देवसेना ने ये सब सहा है, किस तरह से देवसेना ने ये सब कुछ जो है अपने ऊपर देखा है, उस सब की बात करती हैं कि लगी शतृष्णा दीठ थी सबकी, सबकी आंखें चुभती थी देवसेना को। लगी शतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। लोगों की आंखें नोच खाने को होती थी देवसेना को, लेकिन लोगों की आंखें चुभती थी देवसेना को, लोग गंदी नज़रों से देखते थे देवसेना को, जिसके भाई बंधु ना हो और किसी से प्रेम करती हो। और ये भी उस काल में, उस समय अवधि में कि जहाँ पर परिवार का मान सम्मान स्त्रियों से होता हो, जाना जाता हो, उस अवधि में अगर ऐसा हो तो लोग उस स्त्री को, उस लड़की को किस नज़र से देखेंगे, उसकी बात करती हैं कि लगी तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। देवसेना कहती हैं कि मैंने तुम्हारे प्रेम को पाने की आशा में, मैंने तुम्हारे प्रेम को पाने की उम्मीद में जो कुछ जीवन भर की कमाई थी, जीवन भर जो कुछ भी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ भी कमाया, वो सब खो दिया, वो सब गवा दिया। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थीं, लगी शतृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अगली पंक्ति में देवसेना कहती हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कि मेरे जीवन के साथ साथ प्रलय, प्रलय यानी तबाही, यानी कि मनुष्यत, यानी कि बर्बादी मेरे जीवन के साथ साथ चलती रही है, मेरे जीवन के साथ साथ जो है बीतती रही है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी मेरे जीवन के साथ साथ जो प्रलय है, जो बर्बादी है, जो कह सकते हैं कि जो विनाश है, वो हमेशा साथ साथ चलता रहा है, जीवन पर सवार होकर चलता रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, कि मैं जो है निर्बल थी, दुर्बल थी, असहाय थी, कोई आसपास कोई सहारा देने वाला नहीं था।
इस सब के बावजूद भी मैं उन परिस्थितियों से, उस माहौल से, उस दशा से हारी नहीं, बल्कि उससे होड़ लगाती रही, उसका मुकाबला करती रही, उसका सामना करती रही। तो पंक्तियों में कहा जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी सुंदरता से कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अंतिम पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद देवसेना की स्थिति को वर्णन करते हुए कहते हैं, देवसेना जब जिस उस अवस्था में है, जिस दशा में है कि जब जीवन से हार चुकी हैं, अपने जीवन की अंतिम क्षण गिन रही हैं, अंतिम घड़ियां गिन रही हैं, और उस समय जब देवसेना के पास स्कंदगुप्त अपने प्रेम का निवेदन, अपना प्रणय निवेदन लेकर आते हैं, तो देवसेना उस दशा में नहीं है कि अब उस अवस्था में स्कंदगुप्त के प्रेम को स्वीकार कर सकें, उसे अपना सकें, उसे पा सकें। तो देवसेना की ओर से जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविताएं अंतिम पंक्तियां लिखी हैं इस कविता में कि लोटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, कि तुम अपना जो प्रेम प्रस्ताव है, जो तुम्हारा प्रेम है, अब उसे लोटा लो। लोटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती। अब मुझ में इतनी करुणा, मेरा इतना साहस, मेरा विवेक नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेम को संभाल सकूं, तो इसीलिए तुम अपना प्रेम प्रस्ताव, अपना जो प्रेम है वो वापस लौटा लो, अब मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करने की दशा में नहीं हूँ। देवसेना कहती हैं कि लोटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी है मुझसे। तुम्हारे प्रेम को संभालने की अब क्षमता मुझ में नहीं है, विश्व ना संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तुम्हारे प्रेम के चक्कर में, तुम्हारे प्रेम के को लेकर तो मैंने अपने मन की लाज गवा दी। लोग मुझे अपमानित करते रहे, लोग मेरे चरित्र पर, मुझ पर लांछन लगाते रहे, उंगलियां उठाते रहे, सवाल उठाते रहे, तो तुम्हारे इस प्रेम के चक्कर में तो मैंने अपने जीवन भर का जो कह सकते हैं लाज है, अपनी शर्म है, वो सब गवा दी। तो अंतिम पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी कि लोटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व ना संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अगर आप इस पंक्तियों के साथ साथ इस हर पंक्ति के अर्थ को समझ पाते हैं और अगर आप में लेखन कौशल है, आप लिख पाते हैं, तो कविता से जुड़े हुए किसी प्रकार के प्रश्न हो, आप अच्छी तरह उनके उत्तर दे पाएंगे। या साथ ही साथ जब आप सप्रसंग व्याख्या करने बैठेंगे, आप काव्य सौंदर्य करने बैठेंगे, तो आपको किसी भी कविता का सार, उसका निचोड़, उसका अर्थ सही समझ आना चाहिए, तभी आप इस कविताओं पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। जिन बच्चों को सप्रसंग व्याख्या या काव्य सौंदर्य ना आता हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काव्य सौंदर्य और सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है किसी भी कविता की, उसका लिंक है, या वीडियो के एंड में आपको एक जो है इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपको सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे करते हैं उसकी वीडियो अलग से मैंने बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और कविताओं पर आधारित जो प्रश्न हैं या जो चीज़ें करनी होती हैं उन्हें समझ और सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक जो है टॉपिक लेकर, एक कह सकते हैं कि कविता लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।